दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति चैप्टर। और ये जो है चैप्टर या लेक्चर आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो दरोगा, या फिर सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी प्लस टू लेवल का जो एग्ज़ाम भी आया है और इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो इससे रिलेटेड ये सभी में राष्ट्रपति चैप्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसका जो भाग है हमारे संविधान में, यह आपका भाग 5 के तहत राष्ट्रपति चैप्टर को रखा गया है। और इसका अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद में ये आपका 52 से लेकर के 78 तक मुख्य रूप से है। लेकिन कुछ-कुछ शक्तियाँ जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, वो इन आर्टिकल के अलावा और भी आर्टिकल में के द्वारा ऐड हो जाते हैं। जैसे कि 112 जो बजट है, वो भी कहीं न कहीं राष्ट्रपति से रिलेटेड है। फिर 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। ये सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से सिर्फ़ आर्टिकल 52 से 78 तक कहना ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर किताबों में 52 से 78 तक लिखा रहता है और कुछ-कुछ थोड़े अलग से भी बाद में ऐड हो जाते हैं। तो आइए अब मुख्य रूप से हम लोग आते हैं आज के लेक्चर पर। तो पहली बात जो हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? तो योग्यताएँ की बात करें, तो योग्यता जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, उसका आयु 35 वर्ष पूरा हो चुका होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। और चौथा जो इसका कंडीशन है, वह है चुनाव के समय वह कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये इसका योग्यता है कि राष्ट्रपति पद के लिए आखिर क्या योग्यता होना चाहिए। अब दूसरा है इसमें, दूसरा ये है कि अब चुनाव तो हम लोग करवाएँगे, क्या चुनाव में आम जनता भाग लेगी? तो इसका आंसर है नहीं। चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेगी, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति जो हैं, सांसद जो हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब आम जनता के द्वारा कौन-कौन से व्यक्ति चुने जाते हैं, थोड़ा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो संसद में, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इसमें एक बात मैं बता दूँ कि इसमें मनोनीत सदस्य इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसे भी आजकल संसद में 2 एंग्लो इंडियन थे, अब उन्हें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसलिए भी ये जानना ज़रूरी है कि मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब दूसरा दूसरा कौन लोग शामिल होंगे? राज्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य। और तीसरा कौन व्यक्ति होंगे शामिल? तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो ये सब लोग राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है अब हम लोग चुनाव करवा लिए, यदि चुनाव में किसी प्रकार का विवाद आ गया,
तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? उसका सॉल्यूशन निर्वाचन आयोग करेगा या फिर और कोई करेगा? काहे कि हम लोग चुनाव से रिलेटेड जानते हैं एक बात कि चुनाव में किसी टाइप के विवाद का सॉल्यूशन वह निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कोई बात नहीं है। जब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है, तो उसका जो सॉल्यूशन है, उस विवाद का जो निपटारा है, उसका जाँच जो होगा, वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा होगा और वही उसका अंतिम फैसला होगा। यदि उच्चतम न्यायालय को लगेगा कि चुनाव वैध है, तो उसे सही माना जाएगा, यदि उसे लगेगा कि अवैध है, तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? चुनाव की प्रक्रिया जो है, वह आपका आनुपातिक पद्धति के द्वारा होगी, जिसमें एकल संक्रमण मत या एवं गुप्त मतदान पद्धति को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो पॉलिटी में सिर्फ आर्टिकल को ही चाहते हैं, क्योंकि जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे वाले एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सिर्फ आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ में स्टेटमेंट को डाल दिया जाता है। तो इस आर्टिकल को मैंने लास्ट में एक सेपरेट स्लाइड में मैंने उसे इंक्लूड किया हुआ है, तो आप लोग लास्ट में आर्टिकल उसे देख सकते हैं, लास्ट वाले स्लाइड में वो है। पहले चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, तो हम लोग पहले उस पर काम कर लेंगे। अब बात है कि ठीक है, सब कुछ हो गया, चुनाव प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या-क्या है? तो राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की जाए, राष्ट्रपति की शक्तियों में से जो पहला है, ये थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसे थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ में राष्ट्रपति की जो पहली शक्ति है, वो कार्यकारी शक्ति है और दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। तो एक-एक कर के हम लोग सभी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो है ये कार्यपालिका से रिलेटेड या कार्यकारी शक्ति आखिर है क्या? तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बात जो है, राष्ट्रपति भारत में जितने भी काम होंगे, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होंगे और राष्ट्रपति नियम बना भी सकता है, आदेश दे भी सकता है, जो वैध आदेश है उसे भी दे सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को नियम बनाने का भी अधिकार है, जैसे कि वो अध्यादेश के द्वारा नियम को बना सकता है। लेकिन जब संसद की शुरुआत होती है, तो उसे एक विशेष बहुमत से पारित होना पड़ता है, उसके बाद वो बहुमत के द्वारा नया कानून बन के तैयार होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ ऐसे नियम भी बना सकता है, जो केंद्र सरकार के रूप में कार्य करेगा और मंत्रियों के कार्य का वितरण में सहजता को प्रदान करेगा, जिससे कि मंत्रियों और जो केंद्र सरकार है, दोनों को कार्य करने में आसानी होगी। इस तरीके का भी नियम संसद के सदन में या फिर किसी और प्रोविज़न के तहत वो ऐसे नियम को बना सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है, जब इलेक्शन कंप्लीट होता है, तो जो हमारे मंत्री होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों, सड़क एवं परिवहन मंत्री हों, ये सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ दिलाता है। इसके अलावा महान्यायवादी, इसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है और उसके वेतन आदि का भी निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट
शक्तियाँ को यदि देखें कि नेक्स्ट राष्ट्रपति की और क्या-क्या शक्तियाँ हैं, तो वो और भी नियुक्ति करता है। सिर्फ़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ही नियुक्ति नहीं, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कि कैग कहते हैं, चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है केंद्र के प्रशासनिक कार्यों, विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी वह प्रधानमंत्री से मांगने का भी कार्य राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय पर भी प्रतिवेदन मांग सकता है जो किसी मंत्री ने लिया हो, लेकिन मंत्री परिषद ने अनुमोदन ना किया हो। तो ऐसे निर्णयों पर भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अनुमोदन या प्रतिवेदन मांग सकता है। इसके अलावा जो है वह अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड जो अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कर सकता है। और अंतर्राज्यीय परिषद, किन्हीं दो राज्यों के बीच यदि विवाद चल रहा है तो उसमें अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, जिससे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को निपटाया जा सके। और स्वयं के द्वारा यदि नियुक्त किया गया कोई प्रशासन है, अब राष्ट्रपति कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासन के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है और उसका नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उन्हें अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त होती है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब जो है कुछ विधायी शक्तियां हैं। अब विधायी शक्तियां में क्या है कि राष्ट्रपति जो है संसद का बैठक बुला सकता है। उसको जब मन होगा वो संसद का बैठक बुला सकता है। और दूसरा जो उसका राष्ट्रपति का कार्य है कि संयुक्त अधिवेशन, यदि विधेयक को पास होने में, विधेयक में विवाद होने पर यदि किसी टाइप की संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता है जिससे कि निदान जल्द निकाला जा सके, तो वैसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वह संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। तीसरा जो है वह प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है और संसद को संदेश देने का भी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है, जो कला के क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की अयोग्यता को भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उसे हटाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसमें सहमत देगा या ना देना, ये राष्ट्रपति का अपना कार्य है। और ये विधेयक किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ये विधेयक राज्यपाल के द्वारा भेजा जाता है। अब अध्यादेश जो जारी किया जा सकता है, यदि राज्य में किसी प्रकार की आंतरिक गतिविधि है और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर करके नियम बना सकती है, तो इसे अध्यादेश जारी करना कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एवं द्वीप में शांति एवं विकास के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, लेकिन जब वहाँ विधानसभा निलंबित या विघटित हो तब वो ऐसा बना सकता है। तो ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब है कि वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक में है धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय वितरण जिसे कि हम लोग बजट बोलते हैं, फिर अनुदान, आकस्मिक निधि और वित्त आयोग। अब यदि धन विधेयक के बारे में देखें तो धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति से अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। तो ये धन विधेयक का एक नियम हुआ कि उसमें राष्ट्रपति का कार्य ये है कि उससे अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति का एक और यह काम होता है कि वो प्रत्येक वर्ष संसद के पटल पर एक वार्षिक वित्तीय वितरण को रखवाना है। इससे क्या होता है कि देश की जनता को यह पता चलता है कि सरकार किस किस चीज़ों पर कितना खर्च करने वाली है। और तीसरा जो राष्ट्रपति का कार्य है वह है अनुदान का कार्य। अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। और चौथा जो कार्य है वह है आकस्मिक निधि से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, किसी अदृश्य व्यय के लिए अग्रिम भुगतान करना है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति उसमें आवश्यक है। और पांचवा है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या होता है कि वह केंद्र और राज्य के बीच पैसों का बंटवारा करता है। और ये वित्त आयोग का कार्य हुआ और इसका जो गठन का प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति को सलाह लेने की शक्ति है। ठीक है, सलाह लेने की शक्ति, लेकिन वह सलाह माने इस बात की उसकी कोई गारंटी नहीं है और वो इसके लिए बाध्यकारी है भी नहीं। ये चीज अनुच्छेद 143 में इसका मेंशन है। और दूसरा जो कार्य हुआ न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो कार्य है वह किसी अपराध के लिए दोषिद्ध व्यक्ति को दंड माफ करना या परिवर्तन करना, इस तरीके का भी कार्य राष्ट्रपति का है। आगे चलकर करके हम लोग देखेंगे। अब है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। अंतरराष्ट्रीय जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधियां एवं समझौता होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां विद्यमान है। अब सैन्य शक्तियों के बारे में तो राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना का वह सर्वोच्च कमांडर होता है और उसके प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां में क्या है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका कि अनुच्छेद 352 है। वही राज्य में यदि संवैधानिक मिशनरी की विफलता है, अब संवैधानिक मिशनरी ये थोड़ा टर्म हार्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चलाने में यदि असफल हो जाती है, वहाँ पर एक मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं हो पाता है, तो इस तरह की परिस्थितियों में
जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति शासन जो है वह 356 के तहत लगा दिया जाता है। अब नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। यह वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जानने योग्य बात है कि इसका जो अनुच्छेद है वह 360 है। अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? तो अत्यांतिक वीटो, जिसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक किस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता, तो इसे अत्यांतिक वीटो कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है, ये सरकार मीन्स राष्ट्रपति जो है, संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेती है। उस पर वह कोई जवाब नहीं देती है, ना तो हाँ ना तो ना, अपने पास रख लेती है और उसका कोई जवाब नहीं देती है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार लिखा हुआ है तो ये थोड़ा समझ के परे हो जाता है। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि खुद समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। अब ये बात है कि इस तरीके का जो विधेयक है इसे कौन कौन लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इस तरीके के विधेयक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पेप्सू विनियोग अधिनियम पर रोक लगाया गया था और वो विधेयक समाप्त हो गया। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वह राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के द्वारा सांसद के वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक के लिए भी अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। यह 1991 की बात है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेज दिया जाता है पास होने के लिए, लेकिन यदि राष्ट्रपति उसे फिर संसद में दोबारा पुनः विचार के लिए भेज देता है और संसद फिर से उसे बिना कुछ किए हुए फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो फिर राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि यदि कोई विधेयक है जिसका नाम है ए और ये राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति क्या किया, राष्ट्रपति इसे फिर से संसद के पास भेज दिया, ए विधेयक को पार्लियामेंट में भेज दिया, ठीक है। और फिर पार्लियामेंट में जो मेंबर हैं वो क्या किए, फिर से पुनः विचार करके फिर से इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिए। अब इस वाले जो दोबारा जो राष्ट्रपति के पास गया, दोबारा गया है, पहले एक बार यहाँ गया था, एक बार यहाँ गया था, तो दोबारा जो गया है इस वाले मामले में राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्शन है, इस टाइप में धन विधेयक के मामले में यह ऐसा नहीं होगा। उसमें यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा तो उसे सुरक्षित रख सकता है और उस पर कोई रिप्लाई नहीं दे सकता है और वह इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। धन विधेयक के मामले में सीधा सीधी एक बात में ये कथन है कि इस वीटो का प्रयोग नहीं होगा, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग धन विधेयक में नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है? इस प्रकार के वीटो में क्या होता है कि जो विधेयक होता है, विधेयक को जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक, तो उसमें राष्ट्रपति विधेयक पर कुछ बोलता ही नहीं है, शांत हो जाता है।
हाँ, तो उसको संसद को लौटाता है, ना किसी टाइप का आंसर देता है, और उससे अनिश्चित कालीन के लिए, कब तक रखेगा ये कुछ पता नहीं है, बस रख लेता है। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो विधेयक खुद ब खुद समाप्त हो गया है या फिर इस पर कानून नहीं बन सकता है। अब इस टाइप के विधेयक का प्रयोग कब किया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तब संसद ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया था और यह स्वतः समाप्त हो गया था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग कब हुआ था? यह ज्ञानी जेल सिंह के समय में हुआ था और भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए हुआ था। नेक्स्ट जो है वह है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इसके जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे तो इस पर चर्चा हुई थी थोड़े से लफ्जों में। अब इस पर 3-4 प्रकार की राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें राष्ट्रपति जो है वह दंड और बंदीकरण दोनों को यदि हटा देगा तो इसे हम लोग क्षमा करना कहते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन में आ जाता है कि दंड की अवधि को कम करने के लिए या दंड या बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो इस तरीके से आ जाता है, तो इसमें क्षमा करना होगा। यदि दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना कहा जाएगा तो इसे लघुकरण कहेंगे। ठीक है, लघुकरण इसे कहा जाएगा। अब स्वरूप में परिवर्तन करना का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड दिया गया है और उसे मृत्यु दंड ना दे कर करके उसे आजीवन कारावास में बदल देना ही आपका दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना होता है। अब यदि दंड की अवधि में कम करना, अब इसको क्या कहते हैं? दंड की अवधि में कम करने को कहते हैं परिहार। इसमें दंड की अवधि कम कर दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष का सजा हुआ और उसे घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया तो यह दंड की अवधि को कम करना कहा जाएगा। अब मूल सजा का प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थिति में बदलना। अब विशेष परिस्थिति क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक अपंगता है, यानी कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है, यदि कोई महिला गर्भवती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है मूल सजा में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसे हम लोग विराम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अस्थाई समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगा देना। जैसे कि मृत्यु दंड के बारे में ये कहा जा रहा है, तो इसे हम लोग प्रविलंबन कहते हैं। प्रविलंबन कहा जाता है इसे। दोस्तों, अब जो है हम लोग कुछ आर्टिकल के बारे में देखेंगे जो है जो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 52 में जो है वह भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है और आर्टिकल 53 जो है वह भारत का कार्यपालक शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग स्लाइड में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां होती हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करना, यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करना, इस तरीके से और बहुत सारे हम लोगों ने देखे थे। और 54 में क्या है? 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में। फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 65 ईयर्स, सॉरी 65 ईयर्स नहीं, 5 ईयर ये राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 57 में
पुनर्चुनाव की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 57 में पुनर्चुनाव की बात की गई है। और आर्टिकल 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। आर्टिकल 16 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की शक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय। और 65 में है, आर्टिकल 65 में है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बारे में जिक्र है। और आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियां हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करने की बात की गई है। और आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति एवं वेतन की बात की गई है। 76 में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र है। और आर्टिकल 77 देखें तो भारत सरकार द्वारा कार्रवाई के संचालन के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व। और आर्टिकल 85 के बारे में देखें तो राष्ट्रपति के सत्र एवं भंग करने का अधिकार। राष्ट्रपति को संसद का जो सत्र है उसे भंग करने का भी अधिकार है। और आर्टिकल 111 में देखें संसद द्वारा पारित विधेयक पर राजनीतिक प्रदान करेगा। सॉरी, ये थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो इसमें विधेयक पर सहमति प्रदान करने की बात की गई है। ठीक है, सहमति प्रदान करेगा। सॉरी, ये सहमति में हर्षिकर होगा। सहमति प्रदान करेगा। नेक्स्ट है 112 जो संघीय बजट की बात करता है। और आर्टिकल 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति 143 में है। तो दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।